नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 के मध्य में लोकसभा चुनाव होने हैं। जब देश में हम चुनावों की बात करते हैं तो पिछले एक दशक में लगभग एक नाम जो चुनावों से देश में जुड़ा हुआ है वो प्रशांत किशोर का है। चुनाव कहीं भी हो, किसी न किसी तरीके से प्रशांत किशोर चर्चा में रहते थे, मगर इन दिनों इन चुनावों की बयार में प्रशांत किशोर दिख नहीं रहे। कहाँ हैं? हमने ढूंढने की कोशिश की तो प्रशांत किशोर बिहार में मिले, बिहार के सुदूर गांव में हमें घूमते हुए मिले। तो हमने उनसे बात करने के लिए समय मांगा। प्रशांत जी, आपने समय निकाला इंडिया वॉइस से बात करने के लिए। मैं कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, मैं तो बस जहां घूमता रहता हूं और जो सवाल लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं केवल वही पूछूंगा, मेरा अपना कोई सवाल नहीं है। तो पहला सवाल यही कि मैं जब दिल्ली से पटना आ रहा था फ्लाइट में तो कोई बगल में बैठे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा कि प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं बिहार में। तो यही सवाल मैं अगर उन्हीं का सवाल आपसे पूछूं कि प्रशांत किशोर कहाँ है, बिहार में कर क्या रहे हैं? बिहार में क्या कर रहे हैं ये तो लोगों के सामने है। मैंने पिछले साल ये तय किया कि अब मुझे जीवन में जो काम मैं पहले करता था वो नहीं करना है और बिहार में स्थिति को सुधारने के लिए, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं एक प्रयास करना चाहता हूँ। उसी के तहत मैं पिछले साल 2 मई 2022 को यहाँ बिहार आया और बहुत सोच समझकर मैंने ये तय किया कि अगर बिहार में सुधार लाना है तो यहाँ समाज के स्तर पर उतर के काम करना होगा। और उसी के तहत मैंने जन सुराज अभियान की शुरुआत की है। 2 मई 2022 के बाद से मैं पूरी तरीके से बिहार में ही रहता हूँ। यहीं पे जो कुछ भी करना है वो बिहार में ही करते हैं। उसी अभियान के तहत 2 अक्टूबर से एक पदयात्रा जो हम लोगों ने शुरू की है, जिसका उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव में पैदल चल के जाया जाए और पैदल चलने से ज़्यादा इस बात पर मेरा ध्यान है कि जाकर ज़मीनी हकीकत को समझा जाए, लोगों से मिला जाए। आखिर कोई तो ऐसी बात है इस राज्य के बारे में जो कि पिछले 40-50 सालों में अलग अलग सरकारों, अलग अलग नेताओं के प्रयास के बावजूद भी आज हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। हम लोगों ने कांग्रेस का शासन यहाँ देखा, अभी 30-32 साल से लालू नीतीश का शासन देखा, इसमें भाजपा गठबंधन का भी हिस्सा रही है। दिल्ली में भी यूपीए की सरकार रही, पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर यूपीए की सरकार रही, अभी मोदी जी की सरकार 10 साल से। लेकिन बिहार उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ की स्थिति में कोई परिवर्तन पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ है। थोड़ी सी परिवर्तन की बयार 2005 के बाद 2-4-5 वर्षों में लोगों को दिखी थी जब नीतीश कुमार और एनडीए की यहाँ सरकार बनी थी, लेकिन वो भी 2-4-5 साल के बाद लोगों को वो भी धीरे धीरे धूमिल हो गया, उसकी भी कोई असर ज़मीन पर है नहीं। तो मैं बिहार का होने के नाते मैंने ये तय किया है कि अगर भगवान ने हमको कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो मुझे इस राज्य के लोगों की स्थिति के बेहतरी के लिए एक प्रयास करना चाहिए और उसी प्रयास के तहत हम पिछले 1-1.5 साल से लगातार बिहार में घूम रहे हैं। प्रशांत जी, लगभग 4000 के आसपास छोटे बड़े गांव आप पिछले 1 साल में घूम चुके हैं। कुछ एक मोटा मोटी आइडिया आपको लग गया होगा बिहार के बारे में। मेरी, चूँकि मैं भी बिहार का हूँ, एक आयरनी है कि आप बाहर जाइए तो लोग कहते हैं कि सारे IAS IPS और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी पढ़े लिखे लोग बिहार से होते हैं और शिक्षा का हाल आप जान ही रहे हैं। जैसा आप खुद कहते हैं कि स्कूल में खिचड़ी मिलता है और कॉलेज में डिग्री बंटता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। मेहनत के मामले में आप देखिए, कहीं फैक्ट्री चल रहा हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब के खेतों में हो, बिहार के लोग मेहनत करते हैं, मगर यहाँ देखिए उस मेहनत का कोई नतीजा नहीं है। ये इस आयरनी को आपने 1 साल में किस तरीके से रीड किया? नहीं, आयरनी यहाँ इसलिए है कि बिहार के लोग जो यहाँ रहते हैं उनको अपनी समस्याओं का ज्ञान तो है, अपनी समस्याओं की समझ भी है, क्या कुछ सुधरना चाहिए मोटे तौर पर लोगों को, इसका भी एक आइडिया है। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी यहाँ ये है कि लोग अपनी समस्याओं को समझते हुए भी अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करते हैं। लोगों के पास पिछले 40-50 सालों में एक ऐसी व्यवस्था, यहाँ राजनीतिक परिस्थिति बन गई है कि लोग मिला जुला कर 4 बातों पर ही बिहार में वोट करते हैं। पहला, एक जाति है जो कि सिर्फ बिहार में नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार में जाति पर वोट पड़ता है, ये सच्चाई नहीं है, देश भर में जाति पर वोट पड़ता है। उसी तरह बिहार में भी जाति पर पड़ने वाला एक बड़ा वोट है जो कि जाति के आधार पर वोट पड़ता है। दूसरा, भाजपा के राइज के साथ बिहार ने हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट होते हुए भी देखा है, जहां हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग सिर्फ हिंदू होने के नाते भाजपा को वोट करता है।
तीसरा, बिहार में एक विशेष परिस्थिति ये रही है कि चूँकि लालू जी का जो 15 साल का राज रहा, वो सिर्फ एक शासकीय व्यवस्था नहीं थी, उसका एक बहुत बड़ा सामाजिक असर भी है। और जिन लोगों ने भी उस 15 साल के राज को देखा है, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो अपराधियों का जो जंगल राज बन गया था बिहार, उसका डर इतना है कि लोग अपनी समस्याओं को भूल कर भी किसी भी हालत में लालू जी की सरकार न आए इसके लिए वोट करते हैं। और चौथा, यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग है, चूँकि यहाँ दो ही विकल्प है, एक और लालू जी हैं और एक और भाजपा है, तो मुसलमानों के पास, जिनकी स्थिति शायद दलितों के बाद बिहार में सबसे ख़राब है, उनके पास विकल्प न होने की वजह से वो चूँकि भाजपा को वो समझते हैं कि वोट दे नहीं सकते हैं, तो मजबूरी में उनको लालटेन को, लालू जी की पार्टी को वोट देना पड़ता है। नतीजा ये हुआ है कि सारी समस्याओं की समझ रखते हुए भी लोग अपनी समस्याओं पर वोट न करके इन्हीं 4 चीज़ पर वोट करते हैं। तो जब पार्टियां या जो दल हैं, उनको एक तरीके से मुफ्त में वोट की गारंटी है, लोगों को मालूम है कि मैं काम करूं या न करूं, मेरे जात का जो वोट है वो मुझे मिल ही जाएगा। लोगों को मालूम है कि मैं भाजपा का अगर सांसद विधायक हूं तो काम करूं या न करूं, हिंदू होने के नाम पर या मोदी जी के नाम पर मुझे वोट मिल ही जाएगा। इसी तरीके से भाजपा का एक बड़ा वर्ग है यहाँ पर जो ये समझता है कि जब तक सामने से लालू जी का चेहरा है, तब तक हम लोग काम करें न करें, लालू जी के डर से भाजपा को वोट मिलेगा। और लालू जी का दल ये सोचता है कि जब तक सामने से भाजपा है तो हम लोग को मुसलमान वोट देते ही रहेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर पिछले 30-35 सालों में विकास की या यहाँ लोगों की समस्याओं की चर्चा या उसको सुधारने का प्रयास छोड़कर लोग इन्हीं 4 व्यवस्था के आधार पर चुनाव को होते और करते देख रहे हैं, और इसीलिए बिहार की ये दुर्दशा। आपने 2 अहम बातें जो आपकी बात से मैं निकाल पाया हूँ, एक तो सोशल अवेयरनेस है अपनी स्थिति को लेकर, एक जो आपने कहा, मगर प्रॉब्लम है कि जो पॉलिटिकल वोटिंग का जो पैटर्न है वो बहुत पोलराइज्ड है किसी कारण से। अल्टरनेट की बात है, अगर अल्टरनेट रहेगा तो ये कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स हो सकती है जो बिहार को सुधार सकती है। इस दिशा में क्या प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी तो आपने एक जन सुराज है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इस पॉलिटिकल जो इनकॉम्पिटेंसी है, इसको क्या कम्पिटिटिव बनाने की दिशा में आप बढ़िएगा? भाई, इसका सॉल्यूशन तो लोकतंत्र ही है। जब तक समाज के पास बेहतर विकल्प नहीं आएगा, तब तक लोग इस दोनों धारा से निकलेंगे कैसे? जहाँ तक समाज की समझ का सवाल है, तो आप कहीं भी बिहार में चले जाइए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनका ज़िंदगी कितना कष्टमय बीत रहा है। ये तो है ही नहीं कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आप जिस गांव में भी मैं जाता हूं, वहां पर लोगों से पूछता हूं, वोट कराता हूं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई की व्यवस्था तो ज़रूर होनी चाहिए। जो खुद से पढ़े लिखे नहीं लोग हैं, वो भी इस बात को समझते हैं, किसी जाति किसी संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन उनके सामने जो यक्ष प्रश्न है कि भाई ये जो बात तो ठीक है कि पढ़ाई होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन बिहार में चूँकि विकल्प है नहीं, 2 ही ये दल हैं, कोई नया विकल्प बनाने का प्रयास यहाँ किया नहीं गया है, तो लोगों की मजबूरी वोट के समय ये हो जाती है कि भाई इन दोनों में से ही किसी को देना है। तो इट बिकम्स द चॉइस ऑफ ए लेसर एविल फॉर कॉमन पीपल। अब ये है कि बिहार में विकल्प क्यों नहीं है? बिहार में विकल्प इसलिए नहीं है कि यहाँ पे एक तो ये बहुत राजनीतिक तौर पे मैच्योर और इमेच्योर राज्य है जी। और यहाँ की इतना बड़ा राज्य है, 13 करोड़ पॉपुलेशन है, पैसे साधन है नहीं, तो किसी ने इस तरह का प्रयास यहाँ पर करने की हिम्मत नहीं जुटाई कि हम आएँ और एक कोई नया विकल्प बनाएं। लेकिन बिहार की जनता की राजनीतिक समझ में कोई दोष नहीं है, राजनीतिक तौर पे लोग समझदार लोग हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए, विश्वास दिलाया जाए कि अगर आप सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो आप नया विकल्प बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास किया जा सकता है। आप पदयात्रा कर रहे थे, चूँकि मैं भी गुजर रहा था, वहाँ से एक बुज़ुर्ग पूछ रहे थे कि वो घूमई थे कि बहुत मेहनत करी थी, कुछ होता ही कि ना। तो ये जो एक दुविधा है लोगों के मन में, इसको कैसे एड्रेस करिएगा? नहीं, दुविधा तो रहेगी। जब कोई 40-50 साल से आप किसी अंध कुएं में अगर फंसे हुए हैं तो लोगों का विश्वास तो निश्चित तौर पर डिगा हुआ है कि भाई अगर कोई प्रयास, पहले तो किसी ने प्रयास किया नहीं है जी, जब कोई प्रयास कर रहा है तो जो एक अच्छी बात है, आप देख रहे हैं कि कोई आदमी इसका विरोध नहीं कर रहा है। हर आदमी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति ये सुन रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ, देख रहा है, इससे जुड़ रहा है, उसको ये कह रहा है नहीं बात तो अच्छी है, होना ज़रूर चाहिए।
ये ज़रूर उनके मन में है कि भाई प्रयास तो हो रहा है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं। तो किसी भी काम को जब आप बड़े काम को हाथ में लेते हैं तो शुरुआती दिनों में लोग ये उनके मन में इस तरह की आशंका होना स्वाभाविक है कि भाई जो काम पिछले 50 साल में बिहार में नहीं हुआ है वो कैसे होगा। तो बिल्कुल ये हमारी भी समझ है और लोगों का जो प्रश्न है वो ठीक है कि भाई प्रयास तो आप कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी ज़रूरत इस बात की है, जो मैंने अपने लिए तय किया है, कि सफलता की चिंता किए बगैर बिहार को सुधारने के नज़रिए से इस प्रयास को जितनी ईमानदारी और शुद्धता से किया जा सकता है उसको किया जाए। सफलता तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम लोग का काम है कि इसको ईमानदारी से किया जाए, और वही काम पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि अगर मेरे जैसे किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बिहार में आकर इस तरह का प्रयास करे, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में किसकी हिम्मत पड़ेगी। बिहार में, और मेरे बारे में कुछ लोग कहें या न कहें, लोगों को इतनी समझ तो है कि मुझे राजनीतिक समझ है, मुझे चुनावों की समझ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि मेरी ओर से एक ईमानदार प्रयास हो, समाज को साथ में जोड़ने, समझाने, साथ में लेकर चलने का जो मैंने बीड़ा उठाया है इसको ईमानदारी से मैं करूं, और समय के साथ मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल सफलता मिलेगी। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, पिछले 1 साल से मैं चल रहा हूं, कोई वजह नहीं है जो मैं देख पा रहा हूं कि क्यों बिहार में एक नई व्यवस्था नहीं बन सकती। बहुत बढ़िया। एक सवाल ये है, क्या कोई टाइमलाइन आगे का आपने बनाया है कि क्या इसके नेक्स्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, कब बनाएंगे, चुनावों में उतरने का है तो कोई डेडलाइन नहीं, बनाया तो है? जिस दिन हमने शुरू की, इसकी घोषणा की, तभी बताया है कि लक्ष्य तो यही है कि राजनीतिक व्यवस्था बने, और कोई राजनीतिक व्यवस्था तो तभी बनेगी जब कोई राजनीतिक दल बने, दल को जनता का आशीर्वाद मिले, जनमत मिले। लेकिन फ़र्क ये है कि सिर्फ दल बना लेने से या चुनाव लड़के जीतने से सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तब मिलेगी जब दल को बनाए जाने की जो प्रक्रिया हम लोगों ने दिमाग में सोची है कि गांव-गांव जाएं, लोगों से पहले लोगों की समस्याओं को समझें, उन लोगों को समझाएं कि नहीं, आपकी जो समस्या है इसको अगर इससे आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इसमें जुड़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो लोग भी समाज में एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं उनको उनकी क्षमता के आधार पर लाकर इससे जोड़ा जाए, ताकि सब मिलकर दल बनाएं। दल बने तो वो प्रशांत किशोर दल बना लें ऐसी बात नहीं है, दल बने तो बिहार के लोग मिलकर दल बनाएं। और अब वही प्रयास चल रहा है। पिछले 1 साल में जहाँ पर भी मैं गया हूँ, हज़ारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं, ये नया विकल्प बनना चाहिए, और हम लोग सब इसमें जुड़ रहे हैं और हम लोग अपना कंधा लगा रहे हैं। तो जो लोग जुड़ रहे हैं वही लोग मिलकर इस दल भी बनाएंगे। जहाँ तक समय की बात है तो इसका कोई समय सीमा मैंने निश्चित नहीं किया है। ये जो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, इसमें पदयात्रा का कोई किलोमीटर या दिन फिक्स नहीं है। एक लक्ष्य फिक्स है कि बिहार में जहाँ तक हो सके ज़मीन पर उतरकर लोगों से, समाज से मिलना है, उनको समझाना है, उनको बताना है, उनकी स्थिति को बेहतर तरीके से समझना है, और उनमें से जो लोग भी साथ में चलकर एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं उनको साथ में लेकर चलना है। प्रशांत जी, ये तो मानेंगे जितने भी आपने चैलेंजेस लिए हैं पॉलिटिकल, उसमें सबसे टफ सिचुएशन में आप हैं। कभी कभी देखता हूँ आपके भाषण में थोड़ा सा रहता भी है कि ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आती है, ठीक है, नहीं तो जो चल रहा है चलने दीजिए। लगता है कभी कभी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बड़ी चुनौती है आपके आगे। नहीं, चुनौती की भावना आती है घर परिवार से? भैया ऐसा है, कोई भी काम आप लेंगे तो चुनौती तो बड़ा ही होगा। अगर मैं 2011 में हम और आप बात कर रहे होते और मैं आपको ये बताता कि भाई चुनाव में प्रोफेशनल लोगों की एक भागीदारी हो जाएगी और उससे देश भर के चुनाव की दशा और दिशा बदल दी जाएगी, तो उस समय भी आपको ये इतना ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट लगता। काम तो कोई आसान होता नहीं है जी। मान लीजिए कि हम लोग बंगाल में काम कर रहे थे, तो परिणाम आने के बाद चाहे लोग जो भी कहें, परिणाम से पहले तो सब लोग यही कह रहे थे कि बंगाली सबसे बड़ी चुनौती है। तो काम चुनौती वाला है, चुनौतीपूर्ण है या बहुत कठिन है, वो बहुत बड़े मेरे लिए चिंता का कारण नहीं। मगर सवाल मेरा इसलिए ये मौजूद है कि आप एक सफलता के मकाम से आ रहे हैं, आपने एक लेवल पर अटेन कर लिया था, वहाँ आपके स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद एक नॉर्मल आदमी अगर ये प्रयास कर रहा होता तो कोई बात नहीं थी, मगर आपके पास चूँकि एक प्रशांत किशोर ये ले रहे हैं, तो ये बात रहती है कि कहीं प्रशांत किशोर किसी तरीके से ये जो है मिस एडवेंचर न हो जाए, या नहीं, ये एक डर मन में रहता है। आप अगर जीवन में हमेशा डर के रहेंगे तो मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैं जिस काम को आप सफलता का शिखर बता रहे हैं, उससे पहले भी मैं जहाँ पर काम करता था संयुक्त राष्ट्र संघ में,
वहाँ पर भी सफलता मुझे बहुत मिली थी। तो उसको छोड़कर ये नया काम शुरू किया था। जब काम शुरू किया था तो लोगों को ऐसा ही लगा था कि भाई ये तो मिस एडवेंचर हो सकता है। और संभव है कि जब आप कोई बड़ा रिस्क लेते हैं, कोई बड़ा प्रयास करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिले न मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सफलता मिलेगी। लेकिन जो मैं बात आपको बता रहा हूँ कि जिस सफलता का हवाला देकर आप मुझे कॉशस करना चाह रहे हैं, उसी सफलता के हवाले मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति, अगर हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में किसकी हिम्मत पड़ेगी। आप कह रहे हैं कोई सामान्य आदमी कर रहा होता तो शायद इतनी बात नहीं। तो भाई जो सामान्य आदमी है उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी ये काम करने की। इतनी बड़ी चुनौती है जो आप खुद कह रहे हैं, 13 करोड़ लोग हैं और ये देश का सबसे गरीब और पिछड़ा इलाका है। जिस राज्य को ज़्यादातर दलों ने नेताओं ने, दलों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर एक तरीके से बिहार को लोगों ने इसके हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस ने यहाँ 30-40 साल शासन किया, फिर छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया कि भाई हमें यहाँ से MP जीत कर आता रहे और बिहार का जो होना है भैया कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद आपने देखा भाजपा जैसी जैसा बड़ा दल, उन लोगों ने भी वही किया जो कांग्रेस ने लालू जी के साथ किया, भाजपा ने वही नीतीश कुमार के साथ किया। उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि बिहार में सुधार के लिए कोई प्रयास किया जाए। लालू नीतीश जो कर रहे हैं वो तो खैर आपके आँख के सामने ही है। तो जिस राज्य को ज़्यादातर दलों ने, नेताओं ने, इस देश के बड़े बड़े राजनीतिक शक्तियों ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का प्रयास अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको चुनौती बड़ी दिखेगी। चुनौती बड़ी है भी, लेकिन जो बात लोग मिस कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों में कोई गलती नहीं है। जैसा कि आपने बताया, लोगों ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर पढ़ने की सुविधा मिली है तो बिहार के लड़के ही जाकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर काम करने की सुविधा मिली है तो लोग मेहनत मजदूरी कर सकते हैं। अगर खेत में बाढ़ न आए, सूखे की स्थिति न बने तो लोग फसल उपजा सकते हैं। तो लोगों के अपनी समझ में कोई मूलभूत दिक्कत नहीं है, अवसर की बात है। अवसर नहीं मिला है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। और बिहार हमेशा से तो ऐसा था नहीं। अगर आप देश के सारे राज्यों का अध्ययन करेंगे, हर राज्य का एक अपना इतिहास है और गौरवशाली इतिहास है। लेकिन उन राज्यों में भी मैं बहुत जिम्मेवारी से ये कह सकता हूँ कि जितना गौरवशाली इतिहास बिहार का है, शायद ही किसी राज्य का इतना गौरवशाली इतिहास बिहार में हो। अब इस राज्य के लोगों, आज एक समय काल खंड है जो पिछले 50, 60, 70 साल में ये राज्य पीछे छूट गया है। तो इसको अब इस अंधकुएं से निकालने की जो प्रयास है, जो कवायद है, वो होनी चाहिए और लोग मिलकर करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। प्रशांत जी, मगर आपकी क्रिटिक्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर किंग मेकर होते होते अब उनके एम्बिशंस इतने बढ़ गए हैं कि अब वो किंग बनना चाहते हैं। नहीं, कि अभी भी हम किंग मेकर ही हैं। काम तो हम वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। पहले नेताओं को किंग बना रहे थे, अब जनता को किंग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। पहले नेताओं को, दलों को बता रहे थे कि, या उनकी मदद कर रहे थे कि किस तरीके से वो अपने दल को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कौन सा उनका एजेंडा होना चाहिए, कैसे पब्लिक से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि वो चुनाव जीतें। उसमें सफलता मिली। वही काम मैं आज भी कर रहा हूँ। आपका देखने का नज़रिया है, काम तो मैं वही कर रहा हूँ। सिर्फ नेताओं और दलों के बजाय हम बिहार की जनता को ये समझा रहे हैं कि भाई आप अपने आप को कैसे संगठित कर सकते हैं, कैसे किन मुद्दों पर आप वोट कर सकते हैं, कैसे आप अपने अगल बगल अपने समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ कर चल सकते हैं। तो अगर मेरी अपनी समझ ये है बेसिक लेवल पे कि अगर ये काम दलों के साथ, नेताओं के साथ किया जा सकता है तो जनता के साथ भी ये काम किया जा सकता है। हम पहले भी किंग मेकर के अगर भूमिका में थे तो आज भी हमारी भूमिका वही है। हम तो कोई नेता बने नहीं हैं, ना हमको हमने कोई दल बनाया है और दल बनाकर खुद कह रहे हैं कि भैया हम इसके नेता हो गए। हम तो लोगों को ये बता रहे हैं कि आप साथ में आकर कैसे नई व्यवस्था बना सकते हैं, चुनाव में बड़े बड़े नेताओं को हरा सकते हैं और अपने बच्चों की स्थिति को बेहतर बना सकें, ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं। प्रशांत जी, इसके अलावा एक दो सवाल और हैं, चूँकि लोग आपको देश भर में, बिहार के बाहर भी हैं और आप एक आज के समय में कंटेम्प्रेरी मोस्ट क्रेडिबल पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर जाने जाते हैं। आपकी एक एक बात की पॉलिटिकल कमेंट्स के मतलब मायने निकाले जाते हैं। तो दो चार जो मौजूद सवाल हैं, जो कंटेम्प्रेरी सवाल हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो महिला आरक्षण बिल का है। बहुत ही ऐतिहासिक बिल पार्लियामेंट से पास हुआ है। मेरा ये सवाल है कि क्या ये महिला आरक्षण बिल एक माइलस्टोन होगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के फील्ड में, या इसमें अभी लैकुना है ग्राउंड पे? नहीं, देखिए, महिला आरक्षण बिल माइलस्टोन तो होगा ही होगा। इसलिए होगा कि जब आप इतना बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, 1/3 सीट
राज्यों में और लोकसभा में अगर रिजर्व की जा रही है महिलाओं के लिए, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति के सबसे ऊंचे स्तर पर भागीदार बनती हुई दिखेंगी। लेकिन सिर्फ इसी से महिलाओं का एम्पावरमेंट हो जाएगा, ये मानना भी ठीक नहीं है। उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग भी आज सार्वजनिक तौर पे कुछ भी कहें, प्राइवेटली ये स्वीकार करते होंगे कि उनसे चूक हो गई। क्यों चूक इस नज़रिए से हो गई कि उनके पास अवसर था, अगर वो चाहते तो महिला आरक्षण बिल ला सकते थे। एक बार नहीं, उनके पास 10 साल का अवसर था। लेकिन चलिए, देश के लिए अगर हुआ है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है और ये होना चाहिए। लेकिन जो एकदम निचले स्तर पर महिलाओं की स्थिति है, सिर्फ वुमेन लॉ मेकर के बन जाने से उसमें कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जब तक महिलाओं की शिक्षा को लेकर, जब तक महिलाओं के आर्थिक सामाजिक पहलुओं को भी इसके साथ नहीं एड्रेस किया जाएगा, तब तक महिलाओं की स्थिति में कोई आमूलचूल ओवरनाइट परिवर्तन नहीं आ जाएगा। जैसे आप इसका कंपैरिजन करके देख लीजिए, एससी रिजर्वेशन, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन संसद में है। एससी एसटी के बहुत बड़ी संख्या में सांसद विधायक चुनकर आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि देश में एससी एसटी की आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत बदल गई। जरूर आरक्षण से उनको लाभ मिला, लेकिन आज भी देश के ज़्यादातर विकास के मानकों पर एससी एसटी समाज के लोग आज भी पीछे ही हैं। तो मेरा मानना है कि महिला आरक्षण से निश्चित तौर पर इस बात को बल मिलेगा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उनकी नीति में नीति नियंत्रण बनने में उनकी सक्रियता दिखेगी। लेकिन सिर्फ इतना हो जाने मात्र से पूरे देश में महिलाओं की स्थिति सुधर जाए, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, उनकी सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाए, सारी महिलाओं की एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उस दिशा में एक निश्चित तौर पर सकारात्मक प्रयास है। मेरे 2 सवाल होंगे महिला आरक्षण से जुड़े हुए। एक ये कि जो अपोजिशन इंडिया अलायंस है, ख़ासतौर पर कांग्रेस, वो ओबीसी और जो खासतौर पर रीजनल पार्टीज़ हैं, उनका कहना है कि महिला आरक्षण में ओबीसी को भी अगर आरक्षण दिया जाता तो बेहतर होता। हालांकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैं समझ रहा हूँ, बट क्या इस पॉलिटिकल स्टेटमेंट का कोई ग्राउंड पे? देखिए, जो दल कह रहे हैं महिला आरक्षण हो गया जी, अब जब भी लागू हो, उन दलों को शुरुआती ये करना चाहिए कि कम से कम वो अपने साइड से ओबीसी महिलाओं को दें। 30% ही क्यों, आप 50% ओबीसी महिलाओं को दीजिए। आप जो भी वंचित समाज है, जो भी गरीब समाज है या सामाजिक तौर पे पिछड़ा समाज है, उसकी महिलाओं को अगर आप टिकट देना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं रहा है। और ओबीसी का इसमें होना चाहिए। कांग्रेस का ये कहना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस ही तो इसको नहीं कर रही थी। उस समय रीजनल पार्टीज़ जो 2-3 दल हैं जो ओबीसी का आरक्षण, वर्टिकल रिजर्वेशन विद इन विमेन रिजर्वेशन चाहते हैं, उनका स्टांस तो सिर्फ 2 ही 3 दलों का शुरू से ऐसा रहा है। बाकी कांग्रेस तो उस समय वही कर रही थी जो आज बीजेपी कर रही है। तो आज कन्वीनियंस के हिसाब से अब फिर से ओबीसी की बात करना मेरी समझ से ठीक नहीं है। हैविंग सेड सो, भाई कांग्रेस को या दूसरे राजनीतिक दलों को ये रोक कौन रहा है? आपको तो कोई रोक नहीं रहा है कि अगर आप ओबीसी महिलाओं को टिकट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, उसका स्वागत होना चाहिए। मगर इसका पॉलिटिकल कोई है? कोई ओबीसी कार्ड कोई असर नहीं। देखिए, इस तरह के कार्ड लोग खेलते रहते हैं, इस तरह की बात, जातिगत आरक्षण, जनगणना की बात। अब बट बीजेपी के कई नेताओं से बात होती है, वो भी थोड़ा सा कॉन्शियस है इस मुद्दे को लेकर के। कहीं आप समाज में कोई अगर बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है तो दूसरे लोग कॉन्शियस होते हैं। उसी तरह अगर इस साइड से अगर कोई जाति की बात कर रहा है तो उसका संज्ञान लेना एक बात है, लेकिन इसके आधार पर देश में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब ये जो लोग इन वर्गों की राजनीति करते हैं उनको ऐसा लगता है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं कि काठ की हांडी को बार बार चढ़ाया जा सकता है। इसी का एक दूसरा सवाल पूछूं कि बीजेपी अगर इसका क्रेडिट लेने जाए कि हमने महिलाओं को देखिए आरक्षण दिया और इसका एक बड़ा मुद्दा ये बनाएगी, तो क्या ये नहीं, इसका डाउन होगा? महिलाओं में कुछ है? इसका बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नहीं हो सकता है। इसलिए कि इस तरह के जो बिल आते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन बिल आया, RTE आया, उसका कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं हुआ। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। राजीव गांधी ने वोटिंग का अधिकार 21 से घटाकर 18 किया,
और 1989 में सबसे ज़्यादा वही 18 से 21 साल के युवाओं ने उनके खिलाफ वोट किया। तो ये कोई आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तो विकास की एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत कानून बनाने वाले होने के नाते आपने कानून बनाया। इसका मतलब ये नहीं कि सारी महिलाएं अब कोई भाजपा की बंधुआ मजदूर बन गई कि नहीं उनको भाजपा को ही वोट देना है। ये चैटर के लिए ठीक है कि हमने किया, वैसे तो पार्लियामेंट ने सब ने वोट दिया है, पक्ष में वोट दिया है, तो सिर्फ भाजपा को ही क्यों क्रेडिट मिले। एक सवाल और है मेरा, जिस तरीके से हाल के दिनों में अपोजिशन की यूनिटी हमने देखा है, इंडिया अलायंस बना, इस तरह की यूनिटी की बात आप भी किसी ज़माने में करते थे जब कांग्रेस के साथ कई बात किया, सब लोग एक कभी नहीं किया, कहते थे कि मैं फिर भी सारे अगर एक हो जाएं फिर भी 100 में से 60 वोट कभी नहीं, बीजेपी के कभी नहीं। आपने कभी मुझे सुना नहीं फिर जी। मैं इस तरह के गठबंधन और गठजोड़ के पक्ष में कभी नहीं रहा हूँ। मैं इसके उल्टा बात कहता रहा हूँ कि सिर्फ दलों के और नेताओं के साथ में आ जाने से आप ये ज़रूरी नहीं है कि सारा वोट आपको मिल जाए। तो आपको लगता है कि इंडिया अलायंस बना लेने महज से ऑपोजिशन की जो यूनिटी दिख रही है इसका कोई बहुत ज़्यादा ग्राउंड है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1 अगेंस्ट 1 वाली जो भाई वो जिनको जो कहना है कहे, लेकिन जो सच्चाई है कि जो ये दल साथ में आए हैं तो उन्होंने पिछले 4 महीने में 3 बैठक की है और मिला जुला के अगर आप इफ़ आई कट द चीज़, एक ही चीज़ है कि भैया आपने अपने अलायंस का नाम यूपीए से चेंज करके इंडिया कर लिया। इसके अलावा नैरेटिव के फ्रंट पे, लीडरशिप के फ्रंट पे, चुनाव लड़ने के व्यवस्था के फ्रंट पे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिसका संज्ञान लिया जाए। तो सिर्फ अपने ग्रुप को या अपने अलायंस का नाम बदल देने से आप थोड़ा बहुत आईबॉल गैदर कर सकते हैं, चैटर बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़मीन पर कोई चुनाव परिणाम में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए ऐसा संभव नहीं। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ऑपोजिशन में हमेशा ये बात होती थी कि देश में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, बड़ा सवाल होता था। उसमें हाल के दिनों में हमने देखा है राहुल गांधी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा का, उसमें भी बताया जाता है कि आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें कहा था कि आप पैदल निकलिए, लोगों के बीच जाइए, शायद उससे कुछ उन्होंने क्लू लेकर वो घूमना शुरू किया। नहीं भाई, जो उन्होंने किया वो उनकी सोच है। देखिए देश में बट ये जो ब्रांड है, कुछ हाल के दिनों में आपको लगता है कुछ उनके पॉलिटिक्स में कुछ चेंज आया, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद? देखिए जो भी देश में प्रधानमंत्री होता है वो ऐसा ही दिखता है कि इस आदमी को कोई नहीं हरा सकता है, चाहे वो इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, वाजपेयी जी हों, नरसिम्हा राव जी हों। जब भी कोई देश में प्रधानमंत्री बन जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर वो ब्रांड सबसे बड़ा आपको दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हराया नहीं जा सकता है। देश में विपक्ष और विपक्षी दलों का जो फॉर्मेशन है, दोनों में फ़र्क करना सीखिए। देश में विपक्ष कभी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि किसी भी जीतने वाले दल को भी 40% ज़्यादा वोट तो मिलता नहीं है। तो किसी भी गिवन टाइम में 100 में 60 लोग तो आपके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी भी आपके पक्ष में नहीं है वो किसी दूसरे विपक्षी फॉर्मेशन का हिस्सा हो। तो विपक्षी दल कमज़ोर हो सकते हैं, देश में विपक्ष कमज़ोर नहीं है। पहली बात तो ये है। जहाँ तक आपने ये कहा राहुल गांधी का, तो स्वाभाविक तौर पे अगर आप प्रयास करेंगे, ज़मीन पर उतरकर काम करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। अगर आप देश के सर्वे के आधार पर देखें, जितने भी सर्वे आते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि मोदी जी बहुत आगे हैं या मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं, तो वही सर्वे यही बता रहे हैं कि राहुल गांधी नंबर 2 पर है। काफ़ी दूर होंगे लेकिन नंबर 2 पर हैं। तो अगर आप सर्वे के आधार पर मान रहे हैं तब तो स्वाभाविक तौर पर एक और नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे और राहुल गांधी हैं। नहीं, जिस तरीके से कभी देख रहे हैं हम कूली बन जा रहे हैं, कभी आजकल ट्रक ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, ये तो जो है वो उनका जो आउटरीच है उनकी आप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, मैं उस लिहाज से पूछ रहा हूँ। अपनी सोच है, वो क्या करते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे विद्वान जन लोग हैं, उन लोगों का राजनीतिक अनुभव है, इस देश में सबसे पुरानी पार्टी है। उनसे ज़्यादा कौन जानता है कि भाई पब्लिक को कैसे कांटेक्ट करना है। तो उनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। जी, ये कहा जा रहा है कि एक एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रही है, खासतौर पर जो ब्रांड फैटिकनेस कहते हैं स्ट्रेटेजी के तौर पर। तो आपको लग रहा है कि ब्रांड फैटिकनेस आ रहा है? मेरे भाई ऐसा है, 2014 में भाजपा को 31% वोट था, इसका मतलब 100 में 70 लोग भाजपा के पक्ष में नहीं थे या उनसे प्रभावित नहीं थे। अब वो 5% ज़्यादा या 5% कम, स्वाभाविक है। जब आप 10 साल सत्ता में रहेंगे तो बहुत लोगों ने आपको काम करते हुए देख लिया। कुछ लोग आपसे प्रभावित होंगे, तो शायद संभव है कि बहुत सारे लोग आपसे प्रभावित न भी हों।
जो ज़मीनी हकीकत है वो कोई बहुत बड़ा लोगों के ज़िंदगी में आमूलचूल परिवर्तन नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर लोग ये कह सकते हैं कि भाई अब वो इफोरिया नहीं है कि भाई मोदी जी आएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 10 साल से लोग मोदी जी को देख रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना हो जाने मात्र से ही विपक्ष को वोट पड़ जाए ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए विपक्ष को क्रेडिबल चेहरा, नैरेटिव, वो विश्वास जनता का होना चाहिए कि भाई जो है उससे बेहतर आप देने वाले हैं। लोकतंत्र में वोट जब होता है तो मेरी अपनी समझ है कि इट्स नॉट अ वोट टू फाइंड द आइडियल। वोट तो आप करते हैं कि भाई जो 2 या 3 विकल्प हैं उन विकल्पों में जो सबसे बेहतर है। तो आज की तारीख में ये संभव है कि लोग मोदी जी के सरकार से खुश न हों, इसके बावजूद, ये किसी भी सरकार के लिए कि जिस सरकार से आप खुश न हो उसके बावजूद उसको जाकर आप वोट दे दें, इसलिए कि जो दूसरा उसके सामने दिख रहा है वो अभी की सरकार से शायद कमज़ोर दिख रहा है या उस पर उतना भी लोगों का विश्वास नहीं है। तो ये रिलेटिव चीज़ है। ये किसी को वोट पड़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी उसको पसंद ही कर रहा है। कई बार वोट इसलिए भी पड़ता है क्योंकि आप दूसरे को उससे बेहतर नहीं मानते हैं। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी सीरियस सेटबैक मिले हैं। कर्नाटक हो, जहाँ कांग्रेस नहीं, वो आगे मिलेगा, वो आपको आगे मिलेगा। कांग्रेस की बात नहीं है। आज देश में 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो जैसे जैसे ये फैटीग बढ़ता जाएगा, जब 14 में मोदी जी जीत कर आए थे तो मुखिया के चुनाव में भी लोग मोदी जी के नाम पर वोट देने को तैयार थे। लेकिन फिर धीरे धीरे अभी आप जो देख रहे हैं, जिस फैटिकनेस की बात कर रहे हैं कि लोग दिल्ली में शायद मोदी जी को मौका देने को तैयार हैं, लेकिन राज्यों में अगर कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव दिख रहा है या कोई दूसरा विकल्प दिख रहा है तो लोग उससे गुरेज नहीं है लोगों को, लोग उस पर ट्राई भी करते हैं। आप विभिन्न राज्यों में देख लीजिए, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस तो उसमें कमज़ोर कड़ी है। जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है और जनता में इतनी समझदारी है। आपने देखा 2019 में जिन राज्यों में भाजपा को 50% से ज़्यादा वोट मिला, वहाँ पर राज्यों के चुनाव में उनको मुँह की खानी पड़ी। जी प्रशांत जी, आप बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, बट मैं जितना जानता हूँ आपको फीडबैक आप लेते रहते होंगे, देश दुनिया की खबरों से अपडेटेड रहते होंगे। 4-5 राज्यों में चुनाव हैं, तो ख़ासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जो हिंदी बेल्ट हैं, कोर बेल्ट माने जाते हैं हिंदी स्टेट्स के। एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, मैं आपसे कोई उसके तौर पर नहीं, जन सुराज से नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आपका क्या नहीं, मेरे पास कोई फीडबैक है? फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ गांव में हूँ। फिर भी आप बाहर से जो सुनने समझने से ऐसा लग रहा है कि मिला जुलाकर तीनों राज्यों में कांटे का मुकाबला रहेगा। अभी जो मुझे दूर से दिखता है कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपर है। जब मैं बता नहीं, जो सर्वे देखिए अपर हैंड किसका है नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर दूर से जो देखने से समझ में आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा को एडवांटेज दिखता है। मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि बराबर की लड़ाई में भाजपा को ही थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा। छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। 3 राज्यों, तेलंगाना की बात है, वहाँ भी बीच में तेलंगाना में मतलब मुझे तेलंगाना में मुझे लगता है कि मतलब मिला जुला के BRS वापस आ जानी चाहिए। तो प्रशांत जी, बस आपने काफ़ी समय निकाला, अंतिम में यही जानना चाहूँगा भोजपुरी में कि कई लोग कहते हैं कि कुछ बिहार में सुधरी कि ना, तो नहीं, बिल्कुल सुधार होगा और आप देखेंगे कि अगले 2 साल में बिहार में वो मॉडल लोग खड़ा करके दिखाएंगे जो देश भर में एग्जाम्पल बनेगा। जिस बिहार के लोगों को लोग गरीब, अनपढ़, जातियों में बटा हुआ समाज मानकर उनको एक तरीके से अपमानित करते हैं या फिर उनको थोड़ा इस दृष्टि से देखा जाता है कि ये लोगों को समझ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बिहार के लोगों में वो समझ है। उनको थोड़ा सा हाथ पकड़ने की, मदद करने की ज़रूरत है और बिहार की जनता ये करके दिखाएगी। आगे आप देखेंगे अगले 2 सालों में जो चीज़ इस देश में नहीं हुआ है वो चीज़ आपको बिहार में होती हुई दिखेगी, जहाँ लोग साथ में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएंगे और उस व्यवस्था के जरिए अपने और अपने बच्चों के भविष्य की बेहतरी का प्रयास करेंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस भागीरथी प्रयास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।